हेलो बच्चों, मैं अनुराग गुप्ता आप सभी को नमस्कार करता हूं। पिछली क्लास में हम लोगों ने बेसिक्स ऑफ ग्रामर को शुरू किया था और हम लोगों ने एक क्लास किया था। उस क्लास में हम लोगों ने बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को और जो जितने भी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट थे उसको हम लोगों ने कवर किया था। आज की क्लास भी हम लोगों की बेसिक्स ऑफ ग्रामर ही शुरू होगी और आज की क्लास में हम लोग जो आगे है आपका पॉइंट्स उन सभी चीज़ों को कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो कल की क्लास में हम लोगों ने कल की क्लास में यानी पिछली क्लास में हम लोगों ने हम आपको बताए थे सेंटेंस का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है। ठीक है, हम क्या बताए थे आपको, सेंटेंस फॉर्मेशन। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग जो सेंटेंस फॉर्मेशन है, सेंटेंस फॉर्मेशन से हम लोग आगे की ओर ध्यान देंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं और जो आपका है आगे उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो देखिए कल हम आपको बताए थे सेंटेंस फॉर्मेशन। क्या बताए थे हम, सेंटेंस फॉर्मेशन की सेंटेंस का निर्माण किस प्रकार से किया जाता है। ठीक है, तो आपको कल बताए थे कि जो जब भी सेंटेंस का फॉर्मेशन होता है, जब भी सेंटेंस का निर्माण किया जाता है तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 4 पॉइंट्स आते हैं। कितने पॉइंट्स आते हैं? 4 पॉइंट्स आते हैं। एक जो होता है वो होता है आपका सब्जेक्ट। क्या होता है सर? एक जो होता है वो होता है आपका सब्जेक्ट। एक होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद जो आता है उसे कहते हैं वर्ब। ठीक है, उसके बाद वर्ब के बाद आता है ऑब्जेक्ट। ठीक है जी, और वर्ब के बाद आता है कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, तो अदर वर्ड के नाम से भी, अदर वर्ड्स के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट्स है जो सेंटेंस के लिए आवश्यक है। ठीक है, देखिए इसमें जो दो पॉइंट है, एक है आपका ऑब्जेक्ट और एक है आपका कॉम्प्लीमेंट। सेंटेंस में अगर ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट नहीं भी आए तो भी सेंटेंस का निर्माण हो सकता है, लेकिन जब तक सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होगा तब तक सेंटेंस का निर्माण नहीं होगा। ठीक है, सेंटेंस के निर्माण के लिए सब्जेक्ट और वर्ब का होना अति आवश्यक है। क्लियर है? तो यहाँ तक हम कल आपको बता चुके थे और ये भी बताए थे कि जो वर्ब होता है, जो आपका वर्ब होता है वो डिपेंड करता है किस पर, तो वर्ब आपका डिपेंड करता है सब्जेक्ट पर, क्योंकि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही वर्ब का यूज किया जाता है। तो यहाँ तक हम बता चुके थे। ठीक है, आज की क्लास में हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे और आगे की ओर ध्यान देखेंगे। ठीक है, अब क्लास में हम लोग जो आपके 4 पॉइंट्स है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, उसको हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ से जो है कुछ देर के लिए और लगातार आपको कुछ ज़्यादा हिंदी मिलेंगे, क्योंकि ये जो इसके आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं जितने पॉइंट्स, वो सभी ट्रांसलेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, जब टेंस आप पढ़ेंगे हिंदी से इंग्लिश बनाने के लिए, तब उसमें यही आपको हिंदी के तरीके से सेंटेंस में सब्जेक्ट पहचानेंगे, ऑब्जेक्ट पहचानेंगे, तब जाकर आप इंग्लिश में ट्रांसलेट कर पाएंगे। ठीक है, तो आप घबराइएगा मत कि हिंदी में हम ज़्यादातर पढ़ा रहे हैं। ठीक है, थोड़ा देर हिंदी आपको देखना होगा। क्लियर है? तो जो आपका पहला पॉइंट है, पहला पॉइंट का ना जो है वो है आपका सब्जेक्ट। क्या है सर? वो है आपका सब्जेक्ट। क्लियर है? अब सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, सब्जेक्ट होता क्या है? ठीक है, तो देखिए सब्जेक्ट का हिंदी अर्थ होता है कर्ता। क्या अर्थ होता है सर? सब्जेक्ट का हिंदी अर्थ होता है कर्ता। ठीक है, जब आप हिंदी ग्रामर पढ़िएगा तो उसमें बताया जाता है कि कर्ता क्या होता है। क्लियर है? देखिए कर्ता क्या होता है, काम करने वाला को हम कर्ता कहते हैं। ठीक है, सिंपल है। कहने का मतलब है कि जब भी किसी सेंटेंस में कोई भी शब्द, वैसा शब्द जो कभी सेंटेंस में किसी काम को करता है। ठीक है, यानी जो भी शब्द किसी सेंटेंस में किसी काम को करता है, यानी काम करने वाला ही आपका सब्जेक्ट कहलाता है। ठीक है, सिंपल सा बात है कि जो भी काम करेगा वही आपका क्या कहलाएगा, सब्जेक्ट कहलाएगा। वही आपका क्या कहलाएगा, सब्जेक्ट कहलाएगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब है द वर्ड विच डज एनी एक्शन इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड सब्जेक्ट। यानी एक ऐसा वर्ड जो किसी सेंटेंस में, किसी वाक्य में किसी काम को करता है, काम करने वाला क्या कहलाता है, सब्जेक्ट कहलाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम एक आपको एग्जांपल दे रहे हैं कि मैं आप सभी को पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो आप सभी को पता है खाना पीना, रोना गाना, हंसना दौड़ना, ये सब क्या है, एक काम है जिसे हम क्या कहते हैं, वर्ब भी कहते हैं। ठीक है, तो मैं आप सभी को पढ़ा रहा हूं, तो इसमें काम क्या हो रहा है, पढ़ाने का। तो आप देखिए कि पढ़ाने का काम कौन कर रहा है। ठीक है, आपका सेंटेंस है मैं आप सभी को पढ़ा रहा हूं, तो पढ़ाने का काम कौन कर रहा है, मैं आप सभी को पढ़ा रहा हूं, यानी मैं पढ़ाने का काम कर रहा हूं, इसीलिए मैं आपका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। ठीक है, यानी काम करने वाला क्या होगा, सब्जेक्ट। क्लियर है? हम उदाहरण के माध्यम से भी आगे समझेंगे। क्लियर है? देखिए समझिए, इसका एक और डेफिनेशन होता है, क्योंकि कभी कभी होता क्या है कि सेंटेंस में कोई काम नहीं होता है, तब उस स्थिति में दूसरा डेफिनेशन लाना पड़ता है। ठीक है, दूसरा डेफिनेशन क्या है, तो आपका जो दूसरा डेफिनेशन है वो है
जिसके बारे में बात किया जाता है, ठीक है, सेंटेंस में जिसके बारे में बात किया जाता है उसी को हम लोग सब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है। तो आपका दो डेफिनेशन है, एक है काम करने वाला सब्जेक्ट कहलाता है और दूसरा जिसके बारे में बात किया जाता है वो आपका सब्जेक्ट कहलाता है, ठीक है। अब चलिए हम लोग उदाहरण के माध्यम से इसको अच्छे तरीके से समझेंगे, ठीक है। दूसरा डेफिनेशन है वो क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको आप देख लीजिएगा। चलिए आते हैं हम लोग एग्जाम्पल पर। आपका देखिए उदाहरण क्या है, राम पटना जा रहा है, ठीक है। आपका उदाहरण क्या है कि राम पटना जा रहा है। तो आप देखिए इसमें एक्शन क्या हो रहा है, एक्शन का मतलब क्या होता है, काम, ठीक है। इसमें काम क्या हो रहा है, तो सेंटेंस को जब आप पढ़िएगा तो इसमें पता चलेगा राम पटना जा रहा है, तो इसमें काम हो रहा है जाने का। क्या हो रहा है सर, जाने का। अब आप सेंटेंस में को पढ़ कर बताइए कि जाने का काम कौन कर रहा है, ठीक है। राम पटना जा रहा है, इसका मतलब जाने का काम कौन कर रहा है, तो राम कर रहा है। पटना कौन जा रहा है सर, राम जा रहा है, यानी सब्जेक्ट आपका क्या है, राम है। क्यों, क्योंकि राम जाने का काम कर रहा है जाने का, ठीक है। तो राम आपका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। दूसरा सेंटेंस आप देखिए, दूसरा सेंटेंस है वो क्या है, वे लोग गाना गा रहे हैं। दूसरा सेंटेंस क्या है, वे लोग गाना गा रहे हैं, ठीक है, वे लोग गाना गा रहे हैं। तो अब इसमें देखिए कि एक्शन क्या है, तो इसमें एक्शन क्या है, गा रहे हैं। क्या है सर, गा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए कि गाने का काम कौन कर रहा है, ठीक है। गा रहे हैं ये तो आपका एक्शन हुआ, काम हुआ, और काम को जो करने वाला होता है वो सब्जेक्ट होता है। तो इसमें काम कौन कर रहा है, वे लोग गाना गा रहे हैं, यानी काम कौन कर रहे हैं, वे लोग कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं, वे लोग। तो वे लोग आपका क्या कहलाएगा सर, वे लोग आपका कहलाएगा सब्जेक्ट, इस मतलब सब्जेक्ट, ठीक है। चलिए अगला जो आपका एग्जाम्पल है वो देखिए, वो है राहुल एंड विकास सो रहे हैं। क्या सर, राहुल एंड विकास सो रहे हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें आपका काम क्या हो रहा है, सोने का काम हो रहा है, सो रहे हैं। आपका काम क्या हो रहा है, सो रहे हैं, सोने का काम कौन कर रहा है, राहुल और विकास सो रहे हैं, यानी राहुल और विकास सोने का काम कर रहे हैं, और जो काम करने वाला होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट। तो राहुल और विकास आपका क्या हो गया सर, सब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। चलिए अगला जो एग्जाम्पल है वो है मैं एक शिक्षक हूँ। क्या है सर, मैं एक शिक्षक हूँ, यहाँ लिखा है मैं एक शिक्षक हूँ। अब देखिए क्या इसमें कोई एक्शन कोई काम हो रहा है, मैं एक शिक्षक हूँ, इसमें कोई भी काम नहीं हो रहा है, इसमें कोई भी काम नहीं हो रहा है। तो जब कोई भी काम इस सेंटेंस में नहीं हो रहा है तो फिर हम जो दूसरा आपका डेफिनेशन बताए थे कि जिसके बारे में बात किया जाता है वही सब्जेक्ट होता है, इस वाले डेफिनेशन को क्या करेंगे, हम लागू करेंगे, ठीक है। अब देखिए मैं एक शिक्षक हूँ, किसके बारे में इसमें बात हो रहा है, मैं एक शिक्षक हूँ, यानी मैं के बारे में क्या हो रहा है, बात हो रहा है कि मैं क्या है, एक शिक्षक है। तो आपका जिसके बारे में बात होता है वही क्या होता है, सब्जेक्ट। यहाँ किसके बारे में बात हो रहा है, मैं के बारे में, तो मैं आपका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर, सब्जेक्ट, ठीक है। अगला एग्जाम्पल है राहुल एक विद्यार्थी है, ठीक है। राहुल एक विद्यार्थी है, इसमें भी देखिए इसमें भी कोई एक्शन नहीं है, कोई भी काम नहीं है, ठीक है। लेकिन अब हम देख सकते हैं कि किसके बारे में बात हो रहा है, ठीक है। राहुल एक विद्यार्थी है, इसका मतलब किसके बारे में बात हो रहा है, तो राहुल के बारे में बात हो रहा है, और जिसके बारे में बात होता है वही क्या होता है, सब्जेक्ट। तो राहुल आपका क्या हो गया सर, राहुल आपका हो गया सब्जेक्ट, राहुल क्या हो गया, सब्जेक्ट, ठीक है। अब देखिए यहाँ तीन आपका एग्जाम्पल दिया हुआ है, 6, 7 और 8। आप कमेंट में जवाब दीजिए कि इसमें सब्जेक्ट कौन है, ठीक है। कमेंट में आप जवाब दीजिए कि इसमें सब्जेक्ट कौन है, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आप कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। आगे क्या है, तो देखिए आगे आपका लिखा हुआ है हाउ टू आइडेंटिफाई अ सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट की पहचान, कर्ता की पहचान किस प्रकार से करें, ठीक है। देखिए अगर किसी बच्चे को हिंदी अर्थ देखकर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरीके से सब्जेक्ट को पहचाना जाए, तो यह एक तरीका है जिसकी सहायता से आप अच्छे तरीके से बहुत आसानी से सब्जेक्ट को पहचान लेंगे, ठीक है। आपको हिंदी में इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इंग्लिश में पहचानना बहुत आसान है। जैसे हम बताए थे कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है, तो वर्ब के पहले जो आएगा वो सब्जेक्ट होगा, तो हमें इंग्लिश पर ध्यान नहीं देना है, ठीक है। पहले हम हिंदी में सीखेंगे, तब हम हिंदी से जब इंग्लिश बनाएंगे तो बहुत अच्छे तरीके से हम हर तरीके से सब्जेक्ट को पहचान लेंगे, ठीक है। तो यहाँ ये तरीका है कि सब्जेक्ट को कैसे पहचानें, क्लियर है। देखिए सब्जेक्ट पहचानने का तरीका क्या है, सब्जेक्ट पहचानने का तरीका क्या है,
आपको देखना है वर्ब। सेंटेंस में क्या होगा, वर्ब होगा। वर्ब का मतलब क्या होता है, वर्ब एक्शन दिखाता है, यानी जो काम हो रहा है आप देखेंगे क्या काम हो रहा है, ठीक है। जो वर्ब है वही काम है, ठीक है। उस काम के पहले आप हु से सवाल करेंगे। क्या करेंगे, काम के पहले आप हु लगाएंगे। हु मतलब कौन या किसने, ठीक है। कौन या किसने से वर्ब के साथ यानी काम के साथ सवाल करेंगे। जो भी इसके बदले रिप्लाई आएगा, जो भी शब्द रिप्लाई में जवाब आएगा, वही शब्द आपका क्या कहलाएगा, वही शब्द आपका सब्जेक्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा सर, वही सब्जेक्ट कहलाएगा। क्लियर है। चलिए जैसे देखते हैं हम लोग एग्जाम्पल से। पहला आपका एग्जाम्पल है वो है वे लोग उसे बुला रहे थे, ठीक है। पहला एग्जाम्पल क्या है, वे लोग उसे बुला रहे थे। इसमें काम क्या है, वर्ब क्या है, बुला रहे थे। तो हम यहाँ क्या ये अंडरलाइन कर दिए, आपको बुला रहे थे। अब हम क्या करेंगे, कौन या किसने, यानी हु से सवाल करेंगे। अब हम कहेंगे कौन बुला रहे थे, जवाब क्या आएगा, वे लोग बुला रहे थे। यानी जवाब क्या आ रहा है, यहाँ कौन का जवाब वे लोग आ रहा है, और जो कौन का यानी कौन या किसने का जवाब आएगा वो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। तो वे लोग यहाँ आपका क्या है, सब्जेक्ट है। क्या है सर, सब्जेक्ट है, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल है विद्यार्थियों ने अपना काम नहीं किया, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, विद्यार्थियों ने अपना काम नहीं किया। इसमें क्या है, काम, काम नहीं किया निगेटिव है, ठीक है। काम किया क्या है, आपका एक्शन है, काम है, वर्ब है। तो इसके साथ हम क्या करेंगे, कौन या किसने सवाल करेंगे, ठीक है। तो देखिए कौन काम नहीं किया, विद्यार्थियों ने अपने काम, विद्यार्थियों ने काम नहीं किया, ठीक है। या आप बोलिए किसने काम नहीं किया, विद्यार्थियों ने काम नहीं किया, ठीक है। तो इसका रिप्लाई क्या आ रहा है, विद्यार्थियों ने। क्या आ रहा है सर, विद्यार्थियों ने। तो विद्यार्थियों ने आपका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। विद्यार्थियों ने आपका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, ठीक है। या आप ऐसे पहचान सकते हैं कि विद्यार्थियों ने अपना काम नहीं किया, ठीक है। तो इसमें वर्ब क्या है, काम क्या हो रहा है, काम नहीं किया आपका वर्ब हो गया, ठीक है। किया आपका क्या है, वर्ब है, ठीक है जी। तो किया जो आपका वर्ब है, किसने नहीं किया, तो विद्यार्थियों ने नहीं किया। ये तो आपका हो गया सेकेंड मेथड। अब किया आपका एक्शन है, वर्ब है, किसने नहीं किया है। आप देखिए कि यह काम जो काम हो रहा है किसने नहीं किया है, ठीक है। किसने नहीं किया है, तो विद्यार्थियों ने नहीं किया है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, ठीक है। दूसरा है मेरी माँ तुम्हें पुकार रही है, ठीक है। मेरी माँ तुम्हें पुकार रही है। तो इसमें आपका काम क्या हो रहा है, पुकार रही है। पुकारना आपका काम हो रहा है। पुकारने का काम कौन कर रहा है, तो मेरी माँ तुम्हें पुकार रही है। तो मेरी माँ क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, क्योंकि ये क्या है, पुकारने का काम कर रहे हैं, ठीक है। और जो काम करने वाला होता है वही क्या होता है, सब्जेक्ट, ठीक है। दूसरा तरीका क्या बताए हैं, कौन पुकार रही है। अब कौन या किसने सवाल करेंगे, कौन पुकार रही है, मेरी माँ पुकार रही है। यानी कौन का जवाब क्या आ रहा है, कौन का जवाब यहाँ आ रहा है आपका मेरी माँ। कौन का जवाब क्या आ रहा है सर, कौन का जवाब यहाँ आ रहा है मेरी माँ। तो मेरी माँ आपका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ आपका क्या था, सब्जेक्ट, वे लोग। यहाँ आपका क्या था, विद्यार्थियों ने। क्लियर है। चलिए अगला एग्जाम्पल है शिकारी ने शेर को मार डाला, ठीक है। शिकारी ने शेर को मार डाला। तो हम क्या करेंगे, कौन या किसने सवाल करेंगे, ठीक है। आपका इसमें काम क्या हो रहा है, वर्ब क्या है, मार डाला। क्या हो गया, मार डाला। तो आप क्या कहेंगे, किसने मार डाला, शिकारी ने मार डाला। किसने मार डाला, शिकारी ने मार डाला। तो शिकारी ने, किसने का जवाब क्या आ रहा है, शिकारी ने। तो आपका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, ठीक है। अगला है उसकी पत्नी का भाई का बेटा मुझे कल मिठाई दिया था। उसकी पत्नी का भाई का बेटा मुझे कल मिठाई दिया था, ठीक है। अब हम सवाल करेंगे, दिया था आपका क्या हो गया, दिया था आपका क्या हो गया, एक्शन, वर्ब, ठीक है। किसने दिया था, उसकी पत्नी का भाई का बेटा दिया था। उसकी पत्नी का भाई का बेटा दिया था। यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या आ रहा है, इसका जवाब आ रहा है। क्या आ रहा है, इसका जवाब आ रहा है, दिया था। किसने दिया था, उसकी पत्नी का भाई का बेटा दिया था। तो ये आपका क्या हो गया, कौन का जवाब आ रहा है, किसने का। तो यहीं क्या हो गया सर, सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि दिया था, देने का काम कौन किया है, उसकी पत्नी का भाई का बेटा देने का काम किया है। तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे है यहाँ से यहाँ तक क्या था, आपका सब्जेक्ट था, ठीक है। आगे क्या है, राम को मेरी पत्नी भाई कहती है, ठीक है। राम को मेरी पत्नी भाई कहती है। इसमें क्या सब्जेक्ट है, तो यहाँ क्या हो रहा है, काम, कहने का काम हो रहा है। कहने का काम कौन कर रहा है, राम को मेरी पत्नी भाई कहती है। यानी कहने का काम कौन कर रहा है, मेरी पत्नी। कौन, मेरी पत्नी। ऐसा नहीं है कि सेंटेंस की शुरुआत में जो आता है वही सब्जेक्ट होता है, ठीक है। यहाँ क्या है, शुरुआत में राम को है, लेकिन राम को आपका सब्जेक्ट नहीं है। मेरी पत्नी क्या है, सब्जेक्ट है, क्योंकि कहने का काम कौन कहती है, मेरी पत्नी कहती है, ठीक है। अब आप कौन या किसने सवाल कीजिए।
आपका वर्ब क्या है, कहती है, ठीक है। तो आप क्या कहेंगे, कौन कहती है, राम को मेरी पत्नी भाई कहती है। कौन कहती है, मेरी पत्नी कहती है। तो आपका जवाब क्या आ रहा है, कौन का, मेरी पत्नी। तो ये आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो आप इस तरीके से सब्जेक्ट को क्या कर सकते हैं, पहचान सकते हैं, ठीक है। अब देखिए आपका जो अगला एग्जाम्पल है वो क्या है, उसने मुझे अपनी माँ से मिलाया था, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, किसने मिलाया था, यहाँ से यहाँ तक क्या है, आपका वर्ब है यानी काम है। किसने मिलाया था, उसने मिलाया था। तो उसने आपका क्या आ रहा है, किसने का जवाब आ रहा है, तो आपका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, ठीक है। चलिए अगला जो एग्जाम्पल है, या तो राहुल या तो मोहन कल स्वागत समारोह में जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ क्या है, यहाँ जाएंगे, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, आपका एक्शन हो रहा है, ठीक है। इस एक्शन को कौन कर रहा है, या तो राहुल या तो मोहन जाएंगे, कल स्वागत समारोह में जाएंगे, ठीक है। जाने का काम या तो राहुल या तो मोहन कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया, सब्जेक्ट, ठीक है। दूसरा तरीका था वो क्या था, कौन जाएंगे, या तो राहुल या तो मोहन जाएंगे, यानी आपका कौन का रिप्लाई क्या रहा है, या तो राहुल या तो मोहन। तो आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया सर, सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो आप इस तरीके से सब्जेक्ट की पहचान अच्छे तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको फिर भी दिक्कत हो रहा है तो आप क्या कीजिएगा, ये जितने भी हम एग्जाम्पल दिए हैं उसको आप प्रैक्टिस कीजिएगा। जब 1 से 2 बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो आप सेंटेंस को देखते ही सब्जेक्ट को पहचान दीजिएगा, ठीक है। और यह ट्रांसलेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है सेंटेंस में सब्जेक्ट को पहचानना। क्लियर है। अब इतना जो आपका 9, 10, 11, 12 और 13 एग्जाम्पल है, आप खुद से ट्राई कीजिएगा कि इसमें सब्जेक्ट कौन है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। आगे जो पॉइंट है वो है, देखिए क्या है, ठीक है। एक जो सब्जेक्ट का यहाँ कितने पॉइंट बताए गए हैं, फर्स्ट पॉइंट है और एक क्या है, आपका सेकेंड पॉइंट है, ठीक है। देखिए जो आपका सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट 2 तरीके से सेंटेंस में काम करता है। कितने तरीके से, 2 तरीके से काम करता है। कितने तरीके से काम करता है सर, 2 तरीके से। यानी कहने का मतलब है कि सब्जेक्ट आप कह सकते हैं कि 2 प्रकार के होता है। एक होता है सिंगुलर सब्जेक्ट, एक क्या होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट, ठीक है। और एक होता है आपका प्लूरल सब्जेक्ट, एक क्या होता है, प्लूरल सब्जेक्ट, ठीक है। सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब लेता है और प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब लेता है, ठीक है। सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब क्या होता है हम आगे बताएंगे, ठीक है। इतना आप समझिए, सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा तो प्लूरल वर्ब, ठीक है। अब सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है। तो देखिए, यदि काम करने वाले की संख्या सिर्फ 1 हो, ठीक है, काम करने वालों की संख्या सिर्फ 1 हो तो वह सिंगुलर होगा। अगर काम करने वालों की संख्या 1 से अधिक हो तो वह प्लूरल होगा, ठीक है। ठीक उसी प्रकार जिसके बारे में बात किया जा रहा है, अगर उसकी संख्या 1 हो तो वह होगा सिंगुलर, लेकिन अगर उसकी संख्या 1 से अधिक हो, जिसके बारे में बात किया जा रहा है, तो वह हो जाएगा प्लूरल, ठीक है। यही सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट होता है। क्लियर है। अब देखिए आपका सिंगुलर सब्जेक्ट होता कौन कौन है उसको देख लीजिए, ठीक है। एक होता है आपका ही का मतलब क्या होता है, ही का मतलब वह होता है जो मेल के लिए यूज होता है। किसके लिए होता है, पुरुष के लिए, ठीक है। आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है। उसके बाद है आपका सी का मतलब क्या होता है, वह, लेकिन यह आता है फीमेल के लिए यानी महिला के लिए, ठीक है। ये भी क्या है, आपका सिंगुलर सब्जेक्ट। उसके बाद है इट, ठीक है। उसके बाद है आपका दिस, फिर है आपका डैट, और फिर आपका क्या है, सिंगल नाम। क्या है, सिंगल नाम मतलब एक नाम, जैसे राम हो गया, श्याम हो गया, मोहन हो गया, ठीक है, बॉय हो गया। ये सब क्या है, ये सिंगल नाम है, इसलिए क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। इसका मतलब होता है एक, ठीक है। तो इस बॉक्स में आपको जितना भी दिखाई दे रहा है, इस बॉक्स में ये सब क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, और इनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। क्या होगा, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग प्लूरल सब्जेक्ट पर, ठीक है। प्लूरल सब्जेक्ट आपका क्या होता है, यू। क्या होता है, यू, ठीक है। यू आपका प्लूरल सब्जेक्ट होता है, ठीक है। उसके बाद आपका दे होता है। दे क्या होता है सर, प्लूरल सब्जेक्ट होता है, ठीक है। फिर आपका वी होता है, दीज होता है, दोज होता है। एक सब क्या होता है, प्लूरल सब्जेक्ट होता है, इनके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है, ठीक है। इसके अलावा मोर देन वन नाम मतलब एक से अधिक नाम, जैसे राम एंड श्याम, कितना हो गया, 2 हो गए। राम, श्याम एंड मोहन कितना हो गया, 3 हो गए। एक से अधिक नाम क्या हो जाएगा, आपका एक से अधिक नाम प्लूरल सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जैसे राम एंड श्याम, लड़के, लड़के का मतलब होता है, जब भी देखिए, जब भी आपका बिंदु दिखाई दे किसी नाउन पर तो आप समझ जाइए कि वो क्या है, लगभग प्लूरल है, ठीक है। जैसे लड़के, लड़कियाँ, क्या है, बिंदु है तो क्या होता है, प्लूरल होता है, ठीक है। तो यही डिफरेंस है सिंगुलर सब्जेक्ट में और यही डिफरेंस सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट में। क्लियर है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर, ठीक है जी। नोट में आपका लिखा क्या है कि आई के साथ प्रेजेंट में प्लूरल वर्ब तथा पास्ट में सिंगुलर वर्ब लगता है, ठीक है। देखिए,
जब भी सिंगुलर क्या हो, प्रेजेंट टाइम हो, तो प्रेजेंट टाइम में आई के साथ, आई एक सब्जेक्ट होता है, आई का मतलब क्या होता है, मैं, आई के साथ प्रेजेंट में प्लूरल वर्ब लगता है, ठीक है, और पास्ट में सिंगुलर वर्ब लगता है, ठीक है। आई के साथ आपका एम लगता है, क्या लगता है, एम लगता है, ठीक है। देखिए अगर आपसे कोई पूछे एम इज आर, ठीक है, एम इज आर, वाज और वेयर, ठीक है। दूसरा है आपका हैज, हैज, हैव और हैड, ठीक है, हैज, हैव और हैड, ठीक है। देखिए जो हैड है या पास्ट है या सब सब्जेक्ट के साथ लगता है, चाहे सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो चाहे आपका सब्जेक्ट प्लूरल हो, ठीक है, या सब सब्जेक्ट के साथ लगता है, क्लियर है। देखिए अगर आपसे कोई पूछे कि एम इज आर वाज और वेयर में से आई के साथ क्या लगता है, ठीक है, तो याद रखिएगा आई के साथ क्या लगता है, आई के साथ एक तो एम लगता है, क्या लगता है सर, एक तो एम लगता है, ठीक है। और जब पास्ट में जाइएगा तो आपका सिंगुलर सब्जेक्ट वाज होता है, ठीक, क्या होता है, वाज होता है, ठीक है, वाज होता है, ठीक है। आई के साथ एम लगता है और वाज लगता है, क्लियर है। देखिए जिस भी वर्ब में क्या हो, जिस भी वर्ब में एस या ई एस लगा हो वही सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब होता है, ठीक है। जिस वर्ब में एस या ई एस लगे वो क्या होता है, सिंगुलर वर्ब होता है, ठीक है। अब दूसरा क्या है, अगर हैज, हैव और हैड में से चुनना हो कि किसके आई के साथ क्या लगेगा, तो आई के साथ हैव लगता है, क्या लगता है सर, हैव लगता है, ठीक है। हैड जो है यह सब सब्जेक्ट के साथ लगता है, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे सब्जेक्ट प्लूरल हो, ठीक है। तो इतना आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे जो है आपका सेंटेंस फॉर्मेशन का दूसरा पार्ट वो है वर्ब। सब्जेक्ट आता है पहले, फिर क्या आता है, वर्ब। तो अब हम देखेंगे वर्ब, ठीक है। वर्ब ज़्यादा भारी नहीं है क्योंकि आप लोग बचपन से पढ़ते ही आ रहे हैं, सुनते ही आ रहे हैं, जैसे दौड़ना, खाना, पीना, रोना, गाना, हंसना, खेलना, ये सब के सब क्या है, ये सब के सब एक काम है और काम ही आपका होता है वर्ब, ठीक है। वर्ब क्या होता है, तो डेफिनेशन अगर आप देंगे तो वर्ब का मतलब होता है एक ऐसा शब्द जो किसी एक्शन को रिप्रेजेंट करता है, एक्शन का डिनोट करता है, एक्शन या स्टेट का, उसे हम क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं, ठीक है। यानी वैसा शब्द जो काम का बोध कराता है, काम होने का, उसे हम क्या कहते हैं, सब्जेक्ट आपका वर्ब कहते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ लिखा है द वर्ड विच शोज एन एक्शन और स्टेट इज कॉल्ड वर्ब, ठीक है। यानी वैसा शब्द जो एक्शन को और स्टेट को, स्टेट का मतलब यहाँ राज मत समझिएगा, यहाँ स्टेट का मतलब है अवस्था, क्या है सर, अवस्था, ठीक है। यानी कोई भी चीज़ क्या है, कैसी है, उसकी अवस्था, ठीक है। जो काम को और अवस्था को बताता है उसी को क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं, ठीक है। जैसे देखिए वह जा रहा है, तो इसमें काम क्या हो रहा है, जा रहा है, जाने का काम हो रहा है, तो ये क्या हो गया, आपका वर्ब हो गया, ठीक है। मैं खाता हूँ, तो इसमें काम क्या हो रहा है, खाने का, जो काम है वही क्या है, वर्ब है, तो खाता हूँ क्या हो गया, वर्ब हो गया, ठीक है। तुम लोग पढ़ रहे हो, तो इसमें क्या एक्शन हो रहा है, इसमें काम हो रहा है आपका, पढ़ रहे हो, तो ये क्या हो गया आपका वर्ब, ठीक है। तो वर्ब आप अच्छी तरीके से पहचान लेंगे, ठीक है, ये आसान भी होता है, क्लियर है। उसके बाद राम एक शिक्षक है, इसमें कोई काम नहीं हो रहा है, ठीक है, लेकिन इसमें जो आपका है ये क्या है, वर्ब है, ठीक है। क्यों, क्योंकि है आपका स्टेट बताता है, क्या बताता है, देखिए स्टेट बताने के लिए है होता है, हूँ होता है, हो होता है, ठीक है। ये आपका प्रेजेंट में स्टेट बताता है जब इसके साथ कोई क्रिया मेन वर्ब नहीं आता है तब, ठीक है। उसके बाद आपका होता है था, थी और थे, ये पास्ट में क्या होते हैं, ये पास्ट में आपका स्टेट को बताते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो है आपका वर्ब के टोटल दो टाइप होते हैं, कितने टाइप होते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ वर्ब, ठीक है। वर्ब के दो टाइप्स होते हैं, कौन कौन होते हैं, तो देखिए एक जो होता है वो होता है आपका मेन वर्ब, क्या होता है सर, मेन वर्ब, ठीक है। और एक होता है आपका हेल्पिंग वर्ब, क्या होता है सर, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। एक होता है मेन वर्ब और एक होता है हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। मेन वर्ब जो होते हैं उसके टोटल 5 रूप होते हैं, कितने रूप होते हैं, 5 रूप होते हैं, ठीक है। देयर आर 5 फॉर्म्स ऑफ मेन वर्ब, ठीक है, मेन वर्ब के 5 रूप होते हैं। और जो हेल्पिंग वर्ब होता है, हेल्पिंग वर्ब को हम ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब के भी 4 रूप होते हैं, कितने रूप होते हैं सर, तो हेल्पिंग वर्ब के 4 रूप होते हैं, 4 फॉर्म्स होते हैं, ठीक है, 4 फॉर्म्स, ठीक है। अब पहले हम लोग ध्यान देते हैं मेन वर्ब पर कौन कौन होता है, ठीक है। तो मेन वर्ब जो होता है आपका वर्ब वन होता है, क्या होता है, V1 मतलब वर्ब वन, ठीक है। एक होता है वर्ब वन जो प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब होता है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आता है, ठीक है। V2 जो होता है वह पास्ट वर्ब होता है और यह सिंगुलर और प्लूरल दोनों सब्जेक्ट के साथ आता है, ठीक है, यह दोनों सब्जेक्ट के साथ आता है, क्लियर है। सब्जेक्ट आपका चाहे सिंगुलर हो, सब्जेक्ट आपका प्लूरल हो, दोनों के साथ क्या होता है, आता है, ठीक है। चलिए आगे है, आगे है।
आगे जो है वो है आपका V3। क्या है आपका V3? यह होता है परफेक्ट वर्ब। यह सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ लगता है, लेकिन यह हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ ही आता है। ठीक है, इसका हेल्पिंग वर्ब क्या होता है हम जब हमें हेल्पिंग वर्ब पढ़ेंगे तो उसमें पता चलेगा। ठीक है जी। आगे है आपका V4। ठीक है, V4। ठीक है, क्या है सर? V4 बनता कैसे है? तो देखिए, जब आप वर्ब वन में क्या करेंगे, वर्ब वन में जब आप ING सफिक्स करेंगे, ING सफिक्स करेंगे तो आपका बन जाएगा V4। ठीक है, और यह होता है कंटिन्यूअस फॉर्म। ठीक है, यह भी सब सब्जेक्ट के साथ आता है, लेकिन इसके पहले भी आपका हेल्पिंग वर्ब होता है। ठीक है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद कभी भी V4 या V3 नहीं होता है बिना हेल्पिंग वर्ब के। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। आगे है जो आपका लास्ट, वो है पांचवा फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म, V5। ठीक है, V5 बनता कैसा है? तो जब भी वर्ब वन में क्या करता है, वर्ब वन में एस या ES लगाते हैं तो क्या होता है, V5 बन जाता है। ठीक है, अभी थोड़ा देर पहले हम बताए हैं कि जब वर्ब में एस या ES लगा हो तो क्या होता है, सिंगुलर वर्ब। इसलिए जो V5 होता है वो सिंगुलर वर्ब होता है और यह हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आता है। ठीक है, तो यह आपका क्या हो गया, मेन वर्ब का डिस्क्रिप्शन हो गया। ठीक है, अब आते हैं हम लोग हेल्पिंग वर्ब पर। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के 4 रूप होते हैं, आपको बताए हैं। एक होता है आपका बी फॉर्म्स। क्या होता है? बी फॉर्म्स होता है। दूसरा होता है आपका डू फॉर्म्स। ठीक है, तीसरा जो होता है वो होता है हैव फॉर्म्स, और जो चौथा होता है वो होता है मॉडल वर्ब। ठीक है, बी फॉर्म्स कहने का मतलब है कि बी से जितने भी शब्द बनते हैं, जितने भी आपका वर्ब्स बनते हैं वो होता है। ठीक है, बी से बनने वाले वर्ब कौन कौन है? तो आपका एम है, इज है, आर है, वाज है, वेयर है। ठीक है, देखिए एम है, इज है, आर है। ठीक है, प्रेजेंट में। ठीक है, और पास्ट में है, वाज है, वेयर है। ठीक है, वाज, वेयर, ये सब क्या है, बी के फॉर्म्स है, और इनके साथ, इन सभी के साथ क्या लगता है, V4 लगता है। ठीक है, क्या लगता है, V4। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि V4 का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है तो आप यही बताएंगे, एम, इज, आर, वाज, वेयर। एम, इज, आर प्रेजेंट में, वाज, वेयर पास्ट में। ये क्या होता है, प्रेजेंट में, और ये होता है आपका पास्ट में। क्लियर है? चलिए, इसके अलावे जो आपका बींग होता है, बीन होता है, बीकम होता है, और बी होता है, ये भी बी का ही रूप होता है। ठीक है, आगे है आपका डू फॉर्म्स। क्या है सर? डू फॉर्म्स। डू फॉर्म्स का मतलब क्या है, डू से बनने वाला वर्ब। ठीक है, डू आपका मेन वर्ब भी होता है और हेल्पिंग वर्ब भी होता है। ठीक है, कौन कौन होता है डू? तो एक होता है आपका डू, खुद डू होता है। एक होता है आपका डज। क्या होता है सर? डज। और एक होता है आपका डीड। ठीक है, डू, डज और डीड के साथ हमेशा वर्ब वन का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? वर्ब वन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यानी वर्ब वन का हेल्पिंग वर्ब कौन होगा? डू होगा, डज होगा और डीड होगा। ठीक है, डू और डज प्रेजेंट हेल्पिंग वर्ब, और डीड जो होता है वो पास्ट हेल्पिंग वर्ब होता है। ठीक है, आगे है हैव फॉर्म। हैव फॉर्म में कौन होता है? हैज, हैव और हैड। हैव आपका मेन वर्ब भी होता है। ठीक है, मेन वर्ब कैसे पता चलेगा? तो देखिए, हैज, हैव और हैड के बाद V3 आता है। क्या आता है? V3 आता है। ठीक है, V3 का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? हैज और हैव प्रेजेंट में, और हैड होता है पास्ट में। ठीक है, हैव आपका मेन वर्ब होता है। ये सभी के सभी आपका मेन वर्ब होता है कब? जब इनके बाद V3 नहीं आए तब। अगर V3 नहीं आए, किसी सेंटेंस में ए अकेले आए तो मेन वर्ब होता है, लेकिन अगर V3 के पहले आए तो यह हेल्पिंग वर्ब होता है। ठीक है, ठीक उसी तरह डू, डज और डीड भी मेन वर्ब होता है कब? जब इनके बाद वर्ब वन नहीं आए तब। अगर वर्ब वन आ गया तो ये क्या हो जाएंगे? हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, आगे है आपका मॉडल वर्ब। ठीक है, तो मॉडल वर्ब क्या होते हैं? तो देखिए, जितने भी आपके हैं, शैल, विल, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, आउट टू, नीड, डेयर, ये सब के सब क्या है? मॉडल वर्ब्स है। ठीक है, और याद रखिएगा कि मॉडल वर्ब्स के साथ हमेशा वर्ब वन का प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? वर्ब वन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, मॉडल वर्ब के साथ वर्ब वन का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ तक क्लियर होगा, मुझे विश्वास है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले कंसेप्ट की ओर। ठीक है, आगे है आपका व्हाट इज लिंकिंग वर्ब। ठीक है, हम लोग पढ़े थे वर्ब क्या होता है, जो एक्शन को बताता है। ठीक है, लिंकिंग वर्ब क्या होता है आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चाहे आप कॉम्पिटेटिव में भी जाइएगा तो आपको मिलेगा ये। ठीक है, लिंकिंग वर्ब क्या होता है इस बात को समझिए। ठीक है, देखिए, जो लिंकिंग वर्ब होता है, लिंकिंग वर्ब एक ऐसा वर्ब है जो जिस सेंटेंस में यह आएगा उस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होगा उसी सब्जेक्ट के बारे में अपने बाद एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है। ठीक है, क्या देता है? एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। यानी वैसा वर्ब, अगर लिंकिंग वर्ब आपसे कोई पूछे कि क्या होता है तो आप क्या कहेंगे? वैसा वर्ब जो अपने सब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है, कुछ अतिरिक्त जानकारी देता है, उसी को हम कहते हैं लिंकिंग वर्ब। ठीक है,
लिंकिंग वर्ब पहचानने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है, तो देखिए वर्ब से पहले जो सब्जेक्ट आ रहा है, ठीक है, आप सभी को पता है कि पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है, और फिर जो आपका ऑब्जेक्ट होता है या यहाँ आपका कॉम्प्लीमेंट भी आता है, ठीक है। तो देखिए वर्ब से पहले जो सब्जेक्ट है, वर्ब से पहले आने वाला सब्जेक्ट और वर्ब के बाद आने वाला जो भी शब्द होगा, अगर दोनों एक ही पर्सन होगा या एक ही थिंग होगा, तो आप समझ जाइए कि ये वाला जो वर्ब है वो क्या है, लिंकिंग वर्ब है, ठीक है। तो आप इस तरीके से भी पहचान सकते हैं, ठीक है। चलिए हम इसको मिटा देते हैं। यहाँ लिखा है द वर्ब विच गिव्स एन एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट ऑफ दैट सेंटेंस इज कॉल्ड लिंकिंग वर्ब, ठीक है। यानी वैसा वर्ब जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है उस सेंटेंस के सब्जेक्ट के बारे में, उसी को हम क्या कहते हैं, लिंकिंग वर्ब देते हैं, बोलते हैं, ठीक है। अब कैसे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है इस बात को हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए जो पहला आपका एग्जाम्पल है वो क्या है, पहला आपका एग्जाम्पल है आई एम अ टीचर, क्या है सर, आई एम अ टीचर, ठीक है। अब इसमें देखिए वर्ब आपका क्या है, एम है, वर्ब आपका क्या है, एम है। अभी थोड़ी देर पढ़ कर आए हैं कि एम इज आर वाज वेयर सब क्या होता है, वर्ब होता है, ठीक है। तो एम आपका क्या है, वर्ब है। वर्ब से पहले क्या आता है, सब्जेक्ट, बता चुके हैं। तो आई आपका क्या हो गया सर, सब्जेक्ट, ठीक है। अब देखिए मैं एक टीचर हूँ, तो यहाँ जो और टीचर आया है यह क्या है, ठीक है, और टीचर आया है यह क्या है। तो अब देखिए मैं एक शिक्षक हूँ, यानी यह जो शिक्षक है आई है, ठीक है। आई ही शिक्षक है और शिक्षक ही क्या है, आई है, ठीक है। आई ही टीचर है और टीचर ही क्या है, आई है। यानी वर्ब से पहले आने वाला सब्जेक्ट और वर्ब के बाद आने वाला शब्द दोनों एक ही पर्सन है, और जब दोनों एक ही पर्सन है तो इसका मतलब यहाँ जो एम है क्या है, यहाँ जो एम है आपका, एम ये कौन सा वर्ब है, ये आपका लिंकिंग वर्ब है। कौन सा वर्ब है सर, तो ये लिंकिंग वर्ब है, ठीक है। तो आप इस तरीके से लिंकिंग वर्ब को पहचान सकते हैं, क्लियर है। आगे है ही वॉज गुड, वह अच्छा था, ही वॉज गुड। तो आप देखिए वाज आपका क्या है, वर्ब है, ठीक है। यहाँ ही है और यहाँ गुड है। अगर हम आपसे पूछे वह ही गुड कौन है, तो आप क्या कहेंगे, ही, ठीक है। और ही के बारे में ही क्या है, गुड आया है, क्योंकि अच्छा कौन है, अच्छा ही है, और ही कैसा है, अच्छा है, ठीक है। यानी ये दोनों शब्द किसके लिए आया है, तो एक ही पर्सन के लिए आया है। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ वाज भी आपका क्या है, लिंकिंग वर्ब है, ठीक है। क्योंकि वर्ब से पहले आने वाला सब्जेक्ट और वर्ब के बाद आने वाला शब्द दोनों एक ही पर्सन है, क्या है, दोनों एक ही पर्सन है, ठीक है। यहाँ क्या था, आपका एम था। तो इस तरीके से आप लिंकिंग वर्ब पहचान सकते हैं, ठीक है। इसका एक और तरीका है, क्या है, तो देखिए लिंकिंग वर्ब कौन से होते हैं, देख लीजिए बी के जितने भी फॉर्म्स होते हैं, ठीक है, बी के जितने भी फॉर्म्स होते हैं वो सब के सब लिंकिंग वर्ब होते हैं, क्लियर है। बी के कौन कौन से फॉर्म्स होते हैं, तो अभी हम थोड़ा देर पहले आपको बताए हैं कि आपका एम, इज, आर, वाज, वेयर, ठीक है, वाज वेयर इतना बताए थे। इसके अलावा बताए थे बी, बीइंग, बीन, क्या होता है, ये सब बी फॉर्म्स होते हैं, और ये सभी के सभी क्या होता है, लिंकिंग वर्ब होता है, ठीक है। इस सभी के सभी क्या होता है, लिंकिंग वर्ब होता है, ठीक है। इसके अलावा आपका एपियर क्या होता है, एपियर भी लिंकिंग वर्ब होता है। सिम भी आपका क्या होता है, लिंकिंग वर्ब होता है। और लुक भी आपका क्या होता है, लिंकिंग वर्ब होता है। क्या होता है सर, लिंकिंग वर्ब होता है, क्लियर है। चलिए आगे है, आगे क्या है, तो देखिए आप ध्यान में रखिएगा कि लिंकिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आता है, ठीक है। लिंकिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आता है। लिंकिंग वर्ब मतलब वर्ब होता है। हम थोड़ा देर पहले जब बताए थे सेंटेंस फॉर्मेशन में, तो बताए थे कि वर्ब के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट, ठीक है। लेकिन आप याद रखिएगा मेन वर्ब जब आएगा, ठीक है, मेन वर्ब आपको बता दिए हैं कि 5 रूप होता है, ठीक है, V1, V2, V3, V4 और V5। इनके बाद अगर कोई भी आ रहा है नाउन, कोई भी नाउन या प्रोनाउन आ रहा है, यहाँ जो शब्द आएगा मेन वर्ब के बाद, तो वो आपका होगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। लेकिन अगर लिंकिंग वर्ब के बाद आ रहा है, क्या आ रहा है, लिंकिंग वर्ब के बाद आ रहा है, लिंकिंग वर्ब के बाद, तो यहाँ कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। लिंकिंग वर्ब के बाद कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं आता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आता है। क्या आता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, यानी सब्जेक्ट आता है, ठीक है। यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, नोट में लिखा हुआ है द वर्ड विच कम्स आफ्टर लिंकिंग वर्ब इज कॉल्ड सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। यानी वैसा शब्द जो लिंकिंग वर्ब के बाद आता है उसे हम सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं, ठीक है। यानी एम, इज, आर, वाज, वेयर, बी, बीइंग, बिन के बाद अगर कोई भी शब्द दिखाई दे रहा है तो वह लिंकिंग वर्ब होगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट नहीं होगा बल्कि वह सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा, ठीक है। मेन वर्ब के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। तो आप लिंकिंग वर्ब के बाद कभी भी नहीं बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट है, ठीक है। जैसे मान लीजिए शी लुक्स ब्यूटीफुल, ठीक है, हम बताएं कि लुक आपका क्या है, लुक आपका है लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब के बाद क्या आता है, लिंकिंग वर्ब के बाद आता है आपका क्या आता है,
सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट। तो आप इसको क्या बोलेंगे, ब्यूटीफुल को सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट बोलेंगे, इसको नहीं बोलेंगे कि सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है, ऐसा कहना बिल्कुल गलत है, ठीक है। जैसे यहाँ देखिए सी इज अ गर्ल, सी इज अ गर्ल, ठीक है। अब देखिए ये आपका वर्ब है, ये आपका सब्जेक्ट है, अब आप बोलेंगे कि ये ऑब्जेक्ट है, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। इज क्या है आपका, इज आपका लिंकिंग वर्ब है, लिंकिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं बल्कि सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट आता है, तो इसको आप क्या बोलेंगे, सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आप समझ चुके होंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है व्हाट इज ऑब्जेक्ट, जो आपका तीसरा पॉइंट है वो हम लोग अब पढ़ रहे हैं कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। व्हाट इज ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का हिंदी अर्थ क्या होता है, तो ऑब्जेक्ट का जो हिंदी अर्थ होता है वो होता है कर्म, ठीक है। बचपन में आप सभी पढ़े होंगे, हम भी पढ़े हैं कि क्रिया का फल जिस पर पड़ता है उसी को हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्ट। क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट, ठीक है। समझिए अच्छे तरीके से कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। देखिए ऑब्जेक्ट वह पर्सन या वह थिंग होगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट वह पर्सन या वह थिंग होगा, यानी वह व्यक्ति या वह वस्तु होगा जो प्रभावित होता है सब्जेक्ट के द्वारा किए गए काम से, ठीक है। यानी सेंटेंस में जो कोई सब्जेक्ट जब कोई काम करेगा, ठीक है। सेंटेंस में कोई सब्जेक्ट जब कोई काम करेगा और उसके उसके द्वारा किए गए काम से जो शब्द प्रभावित होगा या जिस भी शब्द के अवस्था में परिवर्तन होगा वही शब्द ऑब्जेक्ट कहलाएगा, ठीक है। वही शब्द कहलाएगा ऑब्जेक्ट कहलाएगा, ठीक है। यानी ऑब्जेक्ट इज द पर्सन और थिंग, ऑब्जेक्ट वह पर्सन और थिंग है दैट इज अफेक्टेड बाय एन एक्शन ऑफ सब्जेक्ट, जो प्रभावित होता है सब्जेक्ट के एक्शन से, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है और एक काम कर रहा है, तो उसके काम करने से जिस पर प्रभाव पड़ेगा, जिसकी अवस्था में परिवर्तन आएगा वही क्या होगा सर, ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर हम बोले मेरे हाथ पर मैंने मार्कर को पकड़ा, मैंने मार्कर को पकड़ा है, ठीक है। तो अब देखिए इसमें सब्जेक्ट का आपका क्या है, मैंने, ठीक है। पकड़ा है आपका क्या है, वर्ब है, एक्शन है, ठीक है। मैंने पकड़ने का एक्शन किया तो प्रभाव किस पर पड़ा, मार्कर पर। क्यों, क्योंकि मार्कर मान लीजिए यहाँ था, क्या है, यहाँ था। अगर हम बोलेंगे कि मैंने मार्कर को पकड़ा तो प्रभाव किस पर पड़ा, मार्कर पर, क्योंकि मार्कर पहले यहाँ था और अब कहाँ है, मेरे हाथ में। कहाँ है सर, मेरे हाथ में, ठीक है। इसी तरीके से जो एक्शन होगा, एक्शन से जो प्रभावित होगा वही क्या होगा, वही आपका होगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। उदाहरण से आप अच्छे तरीके से समझ पाइएगा। देखिए यहाँ लिखा हुआ है मैंने गिलास अपने हाथ पर रखा, ठीक है। तो देखिए इसमें आपका क्या है, मैंने आपका क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक है। रखा आपका क्या है, वर्ब है यानी एक्शन है, ठीक है। तो मैंने रखने का काम किया तो प्रभावित इसमें कौन हुआ, हाथ हुआ या गिलास हुआ, ठीक है। तो समझिए मान लीजिए गिलास कहीं टेबल पर होगा, ठीक है। अगर कोई भी व्यक्ति गिलास को अपने हाथ पर रखता है तो कहीं ना कहीं होगा, तभी तो हाथ पर रखा। अगर हाथ पर होता तो फिर हाथ पर नहीं रखता। इसका मतलब हुआ कि मैंने रखने का काम किया तो जो गिलास है वो कहीं और से हाथ पर चला गया। यानी बताइए आपके हाथ में परिवर्तन हुआ या गिलास में, गिलास किसी और जगह था अब हाथ पर आ चुका है। इसका मतलब हुआ किसकी अवस्था में परिवर्तन हुई, तो गिलास की अवस्था में परिवर्तन हुई मेरे एक्शन से। मैंने एक्शन किया रखने का, तो इस एक्शन से प्रभावित कौन हुआ, गिलास। तो गिलास आपका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, ठीक है। आगे है मैंने पानी को पिया, ठीक है। मैंने पानी को पिया, तो देखिए मैंने आपका क्या है, सब्जेक्ट, काम क्या किया, पीने का। तो जब इसने पीने का एक्शन किया तो किस पर प्रभाव पड़ा, पानी को, किस पर, पानी पर प्रभाव पड़ा, क्योंकि पानी कहाँ चल गया, पेट के अंदर। पहले कहाँ था, गिलास के अंदर। जब इसने एक्शन किया पीने का तो पीने के कारण पानी पेट में चल गया। तो प्रभावित कौन हुआ है सर, प्रभावित आपका हुआ है पानी, इसलिए पानी को आपका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। यहाँ क्या हो जाएगा, गिलास, ठीक है। आगे है वह मुझे बुलाती है, ठीक है। वह मुझे बुलाती है, तो इसमें देखिए वह आपका क्या है सर, सब्जेक्ट, बुलाने का काम कर रही है, बुलाती आपका क्या है, वर्ब। अब देखिए वह बुलाने का एक्शन किया है तो इस एक्शन से प्रभावित कौन होगा, मुझे। क्यों, क्योंकि वह मुझे बुलाती है, इसका मतलब मैं कहीं था, वह मुझे बुलाई तो उसके पास चला आया, तो उसके बुलाने से प्रभावित कौन हुआ, मुझे। यानी वह बुलाती है, इसका मतलब मुझे प्रभावित हुआ, कहीं पर मुझे था फिर उसके पास चला आया, किसकी अवस्था में परिवर्तन हुआ, मुझे की अवस्था में। तो मुझे आपका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो जिसकी अवस्था में परिवर्तन होगी, जो प्रभावित होगा वही क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट कहलाएगा, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट है वो है हाउ टू आइडेंटिफाई एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। यानी ऑब्जेक्ट की पहचान कैसे करें, ठीक है। जैसे अब हम लोगों ने पहचाना था क्या, सब्जेक्ट, कौन या किसने से किसकी पहचान की जाती है, सब्जेक्ट, ठीक है। ठीक उसी प्रकार ये भी है, ठीक है। क्या है कि आपको क्या देखना है, वर्ब देखना है। क्या देखना है आपको, वर्ब देखना है, ठीक है। वर्ब के पहले आप क्या करेंगे, हुम से सवाल पूछेंगे। हुम का मतलब क्या होता है,
किससे, किसको या किससे, ठीक है। वर्ब के पहले यानी एक्शन के पहले आप किससे, किसको या किससे पूछेंगे सवाल, जो भी रिप्लाई आएगा वही आपका क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट कहलाएगा, ठीक है। और यह हुम का प्रयोग कब करना है, जब सेंटेंस में पर्सन हो तब, क्या हो, पर्सन हो तब। अगर पर्सन नहीं है तो फिर आप हुम से सवाल नहीं करेंगे, आप सवाल करेंगे व्हाट से। किससे सवाल करेंगे, व्हाट से, ठीक है। वर्ब से पहले क्या लगाएंगे, व्हाट, यानी क्या से जो रिप्लाई आएगा वही आपका क्या होगा, वही आपका ऑब्जेक्ट होगा। ये किसके लिए यूज होता है, थिंग के लिए यानी वस्तु के लिए, ठीक है, नॉन लिविंग के लिए। क्लियर है। देखिए एक और ट्रिक है, अगर सेंटेंस में आप सब्जेक्ट को छांट लीजिए, ठीक है। सेंटेंस में सब्जेक्ट को छांटने के बाद अगर कोई भी दूसरा पर्सन है, व्यक्ति है, तो वह 100% ऑब्जेक्ट होगा। क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। मैंने कहा कि सेंटेंस में पहले आप सब्जेक्ट को छांट लीजिए, ठीक है। सब्जेक्ट को छांटने के बाद उसके बाद उस सेंटेंस में अगर कोई भी पर्सन बच रहा है तो वह पर्सन 100% क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। अब चलिए हम लोग एग्जाम्पल की सहायता से, उदाहरण की सहायता से हम लोग समझते हैं कि किस प्रकार से कॉम्प्लीमेंट को पहचाना जा सकता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है मैं रोज़ ईमानदारी से पढ़ता हूँ, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, मैं रोज़ ईमानदारी से पढ़ता हूँ, ठीक है। तो देखिए मैं आपका क्या है, सब्जेक्ट, पढ़ता हूँ आपका क्या है, काम हो रहा है। तो अब देखिए इसमें आदत का पता चल रहा है, या प्लेस का, या टाइम का, या रीजन का, ठीक है। देखिए प्लेस और टाइम का तो इसमें पता नहीं चल रहा है। मैं रोज़ ईमानदारी से पढ़ता हूँ, टाइम है, सॉरी टाइम यहाँ पे है, तो ये आपका क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट हो गया। क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ईमानदारी से पढ़ता हूँ, ठीक है, यानी कैसे पढ़ता हूँ, ईमानदारी से, यानी पढ़ने का जो आदत है वो क्या है, ईमानदारी से पढ़ने का। तो ईमानदारी से भी आपका क्या हो गया, ईमानदारी से भी आपका हो गया कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। यहाँ देखिए वह शाम को 5 बजे धीरे धीरे पार्क में टहलता है, ठीक है। तो देखिए शाम को 5 बजे, तो ये क्या है, टाइम है, तो ये आपका क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट। टाइम का नाम आया तो क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। धीरे धीरे पार्क में टहलता है, तो धीरे धीरे पार्क में टहलता है, तो आपको नहीं लग रहा है कि धीरे धीरे टहलने का उसका एक आदत है कि वह पार्क में जब जाता है और जब टहलता है तो धीरे धीरे टहलता है, उसका आदत है, तो आदत बता रहा है धीरे धीरे, तो ये आपका क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। इसके बाद जो आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ क्या था, यहाँ रोज़ था, यहाँ ईमानदारी से था, ठीक है। यहाँ शाम को 5 बजे, यहाँ धीरे धीरे, और पार्क में टहलता है, तो पार्क में आपका क्या हो गया, प्लेस हो गया, यानी जगह हो गया, तो ये आपका क्या हो गया, ये भी आपका क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट हो गया, ठीक है। आगे है कार्तिक यहाँ रोज़ अंग्रेजी पढ़ने के लिए आता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ मतलब प्लेस का नाम है, तो ये क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। रोज़ क्या हो गया, टाइम, तो ये क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अंग्रेजी पढ़ने के लिए आता है, क्यों आता है, तो अंग्रेजी पढ़ने के लिए आता है, यानी ये क्या पता चल रहा है, रीज़न का पता चल रहा है। और रीज़न का पता जब चलेगा अंग्रेजी पढ़ने के लिए, क्या होगा, पढ़ने के लिए, तो ये क्या हो जाएगा, आपका रीज़न कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है। अगला है वह मेरे पास चुपके से क्रिकेट देखने के लिए आता था, ठीक है। तो देखिए वह मेरे पास, तो मेरे पास मतलब जगह हो गया, तो ये क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। चुपके से क्रिकेट देखने के लिए आता था, ठीक है। तो देखिए आदत क्या था, चुपके से आता था, ठीक है। तो चुप आदत बता रहा है चुपके से, तो ये आपका क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। क्रिकेट देखने के लिए आता था, क्यों आता था, तो क्रिकेट देखने के लिए, यानी कारण बता रहा है, रीज़न, तो ये क्या हो गया, आपका कॉम्प्लीमेंट हो गया, ठीक है। तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट को पहचान सकते हैं। क्या कर सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट को पहचान सकते हैं, ठीक है। यहाँ क्या था आपका, रोज़, क्या था, रोज़ ईमानदारी से, शाम को 5 बजे, धीरे धीरे पार्क में, ये सब क्या है, कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। यहाँ क्या है, यहाँ रोज़ अंग्रेजी पढ़ने के लिए, सब क्या है, कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। उसके बाद है यहाँ मेरे पास, क्या है सर, कॉम्प्लीमेंट है। चुपके से क्या है, कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। तो आप इस तरीके से कॉम्प्लीमेंट को पहचान सकते हैं। क्रिकेट देखने के लिए सब क्या है, कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। अगला जो एग्जाम्पल है, भारत ने पाकिस्तान को बुरी तरह से हरा दिया, तो ये क्या, इसमें कॉम्प्लीमेंट कौन है, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग जो आपका कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट के टाइप पर, ठीक है। तो याद रखिएगा जो कॉम्प्लीमेंट है इसके टोटल 4 टाइप्स है। कितने टाइप्स हैं, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट के 4 प्रकार हैं, कौन कौन है, तो एक है आपका मैनर कॉम्प्लीमेंट, जो आदत को बताता है कि कोई भी काम कैसे हुआ, ठीक है। दूसरा है आपका प्लेस कॉम्प्लीमेंट, क्या है, प्लेस कॉम्प्लीमेंट, जो प्लेस को बताता है कि कोई भी काम कहाँ हुआ, ठीक है। तीसरा है आपका टाइम कॉम्प्लीमेंट, जो टाइम को बताता है कि कोई भी काम कब हुआ, ठीक है। और चौथा आपका है रीजन कॉम्प्लीमेंट, जो कोई भी काम क्यों हुआ इसको बताता है, ठीक है। इसको पहचाने का तरीका क्या है, देखिए आप वर्ब के साथ हाउ मतलब कैसे, कैसे से सवाल कीजिए, जो रिप्लाई आएगा वो होगा मैनर कॉम्प्लीमेंट, ठीक है।
जब आप कहाँ, वेयर से आप सवाल पूछेंगे, वेयर का मतलब क्या होता है, कहाँ, वेयर का मतलब होता है कहाँ, ठीक है। कहाँ से जब आप सवाल पूछेंगे तो जो रिप्लाई आएगा वो होगा प्लेस कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। यानी कोई भी जगह का नाम आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लेस। वेन का जब रिप्लाई आएगा यानी टाइम का नाम आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका टाइम कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। और हुआई का मतलब होता है क्यों, ठीक है। तो हुआई का रिप्लाई आएगा तो क्या हो जाएगा, रीजन कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। जैसे यहाँ देखिए, पढ़ते पढ़ते, तो इस पर एग्जांपल हम देते हैं, मैं पढ़ते पढ़ते सो जाता हूँ। मैं कैसे सो जाता हूँ, पढ़ते पढ़ते सो जाता हूँ। तो पढ़ते पढ़ते आपका क्या आ रहा है, हाउ का रिप्लाई आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ठीक इसी तरह हंसते हंसते, कैसे, हंसते हंसते। खाते हुए, मैं खाते हुए सो जाता हूँ। मैं कैसे सो जाता हूँ, खाते हुए सो जाता हूँ, यानी आदत है कि खाते हुए सो जाता हूँ। तो खाते हुए आपका क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट में क्या होगा, ते लगा होगा या हुए लगा होगा। देखिए, खाते हुए, बोलते हुए, चुपके से लगा है, बेईमानी से लगा है, तेज़ी से लगा है। तो आप इस तरीके से धारा प्रवाह सुंदर ढंग से, बुरी तरह से, क्या है, ये सब के सब मैनर कॉम्प्लीमेंट है। आप जब हाउ से सवाल करेंगे तो आप अच्छी तरीके से पहचान जाएंगे, ठीक है। आगे जो है वो देखिए क्या है, आगे है आपका प्लेस कॉम्प्लीमेंट। क्या है, प्लेस कॉम्प्लीमेंट। किसी भी प्लेस का नाम आया, जैसे मोतिहारी, मेरे वर्ग में, तुम्हारे पास, यहाँ, अंदर, रोड पर, छत पर, ये सब क्या है, कॉम्प्लीमेंट, प्लेस है तो ये सब क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट हो गया, प्लेस कॉम्प्लीमेंट। टाइम कॉम्प्लीमेंट, किसी भी टाइम का नाम है, जैसे रात में 2 बजे, 5 अप्रैल को 4 घंटा, ये सब क्या है, टाइम का नाम है, तो क्या हो गया, टाइम कॉम्प्लीमेंट। रीजन कॉम्प्लीमेंट, देखिए हुआई के साथ सवाल कीजिएगा तो देखिए क्या होगा, के लिए। देखिए याद रखिएगा, वर्ब के साथ या नाउन के साथ के लिए आता है तो वह होता है रीजन कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। और रीजन कॉम्प्लीमेंट में 100% के लिए आएगा ही आएगा, जैसे पढ़ने के लिए, सोने के लिए, पानी पीने के लिए, मोहन के लिए, ठीक है। तो आप ऐसे पहचान सकते हैं रीजन कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। चलिए आगे अब हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है जी। आगे है अरेंजमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। यानी जो कॉम्प्लीमेंट है उसका अरेंजमेंट कैसे होता है, यानी जब चारों कॉम्प्लीमेंट एक साथ आ जाए तो फिर उसको हम किसको पहले रखेंगे और किसको बाद में रखेंगे, ठीक है। तो इसका तरीका क्या है, देखिए जब भी चारों कॉम्प्लीमेंट एक साथ आए तो सबसे पहले आप रखेंगे मैनर कॉम्प्लीमेंट को। किसको रखेंगे, सबसे पहले आप रखेंगे मैनर कॉम्प्लीमेंट को। कहाँ रखेंगे, ऑब्जेक्ट के बाद। अगर ऑब्जेक्ट नहीं रहा तो रखेंगे मेन वर्ब के बाद, ठीक है। पहले आप रखेंगे मैनर कॉम्प्लीमेंट को, ठीक है। मैनर के बाद आप रखेंगे प्लेस कॉम्प्लीमेंट को, ठीक है। प्लेस के बाद आप रखेंगे टाइम कॉम्प्लीमेंट को। टाइम के बाद आप रखेंगे रीजन कॉम्प्लीमेंट को, यानी लास्ट में क्या रखेंगे, रीजन कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। मान लीजिए अगर टाइम नहीं आया तो प्लेस के बाद क्या आ जाएगा, रीजन, ठीक है। मान लीजिए अगर मैनर नहीं आया तो ऑब्जेक्ट के बाद क्या आ जाएगा, प्लेस, ठीक है। मान लीजिए मैनर और प्लेस दोनों नहीं आया तो ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या आ जाएगा, टाइम, यानी जो नहीं आएगा उसको रिमूव कर देना है, ठीक है। तो आप ऐसे आप कर सकते हैं, क्लियर है। जैसे यहाँ देखिए, मैं अच्छे से अंग्रेजी सीखने के लिए आपके पास रोज़ शाम को 5 बजे आता हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ क्या है, अच्छे से आपका मैनर कॉम्प्लीमेंट है तो एक नंबर पर क्या आएगा, एक नंबर पर ए आएगा। अंग्रेजी सीखने के लिए तो यह सबसे लास्ट में जाएगा, एल मतलब लास्ट में, क्योंकि के लिए आया है तो रीजन कहाँ जाएगा, लास्ट में, ठीक है। उसके बाद आपके पास, तो ये क्या हो गया, प्लेस कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो प्लेस कहाँ आता है, पहले मैनर फिर प्लेस, तो ये क्या आ जाएगा, 2 नंबर पर आ गया, क्या आएगा, 2 नंबर पर, ठीक है। रोज़ शाम को 5 बजे आता हूँ, तो रोज़ आपका क्या हो गया, टाइम हो गया, शाम को 5 बजे सब भी क्या हो गया, टाइम आ गया, ठीक है। 1 टाइम, 2 टाइम और 3 टाइम आ रहा है। तो अब इसमें भी फंसिएगा कि आखिर 3 टाइम पहले किसको रखें, ठीक है। तो देखिए जब भी आपका एक से अधिक प्लेस या एक से अधिक टाइम आ जाए तो उसका भी व्यवस्था है। वो क्या व्यवस्था है, तो जो टाइम सबसे छोटा है उसको पहले लिखेंगे और जो बड़ा है उसको बाद में लिखेंगे, ठीक है। यानी सबसे पहले छोटा, फिर जो उससे बड़ा है उसको, और जो सबसे बड़ा है उसको लास्ट में। यानी हम क्या करेंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर, यानी बढ़ते क्रम में टाइम को या प्लेस को क्या कर देंगे, रख देंगे, ठीक है। तो पहले नंबर पर हम अच्छे से रखेंगे, दूसरे नंबर पर हम आपके पास रखेंगे। अंग्रेजी सीखने के लिए हम क्या करेंगे, अंग्रेजी सीखने के लिए लास्ट में रखेंगे, एल मतलब लास्ट। और रोज़ शाम को 5 बजे, ठीक है। अब इसमें देखिए कि सबसे छोटा टाइम कौन है, रोज़ मतलब बड़ा होता है, शाम को छोटा होता है, और 5 बजे भी क्या होता है, छोटा, ठीक है। तो टाइम को देखिए 3 नंबर पर तो टाइम आएगा। अब इस टाइम में सबसे पहले हम रखेंगे 5 बजे, क्योंकि सबसे छोटा 1 घंटा का टाइम यही है। शाम को तो ज़्यादा देर का होता है और रोज़ तो मतलब 24 घंटा होता है, ठीक है। तो 1 नंबर पर रखेंगे ए वाला, 3 नंबर में 1 नंबर रखेंगे ये वाला, 2 नंबर में रखेंगे हम शाम को, ठीक है। और जो सबसे बड़ा है रोज़, इसको रखेंगे हम 3 नंबर पर, ठीक है। अब देखिए इसको अंग्रेजी में कैसे सेटल करेंगे, ठीक है। देखिए आई कम क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, ठीक है। 1 नंबर पर क्या है, अच्छे से, नाइसली आ गया, ठीक है। नाइसली का मतलब क्या होता है, अच्छे से, ठीक है।
उसके बाद है प्लेस कॉम्प्लीमेंट, 2 नंबर पर आपके पास टू यू, तो क्या लिखेंगे, टू का मतलब होता है के पास, ठीक है। उसके बाद देखिए अब क्या हो गया, 1 नंबर हो गया, 2 नंबर हो गया, अब क्या आएगा प्लेस टाइम कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो टाइम में हम क्या बताते हैं, पहले लिखेंगे 5 बजे, तो क्या हो गया एट 5 PM 5 बजे। उसके बाद 2 नंबर पर क्या लिखेंगे, शाम को, क्योंकि रोज़ क्या है बड़ा है तो इसको क्या करेंगे लास्ट में ले जाएंगे, ठीक है। तो शाम को लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, शाम को हम लिखेंगे इन इवनिंग, क्या हो जाएगा यहाँ द हो जाएगा इन द इवनिंग, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया, रोज़ को लिख देंगे डेली, क्या लिखेंगे 3 नंबर पर लगा दिए, और लास्ट में क्या जाएगा अंग्रेजी सीखने के लिए फॉर लर्निंग इंग्लिश, ठीक है। आप फॉर की जगह टू भी लगा सकते हैं, और जब टू लगता है तो टू के साथ वर्ब वन आता है, तो यहाँ आप लगाएंगे लर्न, क्या लगाएंगे लर्न, ठीक है। तो आप इस तरीके से मतलब अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब जो ये आपका एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल को आप खुद बनाएंगे, क्या करेंगे आप खुद बनाएंगे, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और अब हम सेंटेंस के फॉर्मेशन जो जितने भी पार्ट्स होते हैं, जो आपका सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, सभी को अच्छे तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। अब हम जो सेंटेंस के टाइप्स है उस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। सेंटेंस के कितने टाइप्स होते हैं इसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा जो सेंटेंस होता है, सेंटेंस के टोटल 5 टाइप्स होते हैं, ठीक है। ग्रामर के भी 5 टाइप होते हैं और सेंटेंस के भी 5 टाइप होते हैं, यानी देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस के 5 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं सर, 5 प्रकार होते हैं, ठीक है। कौन कौन होते हैं आइए उसको हम लोग ध्यान में देखते हैं, ठीक है। पहला जो है वो है आपका असर्टिव सेंटेंस। क्या है, असर्टिव सेंटेंस, ठीक है। असर्टिव सेंटेंस को डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी हम लोग बोलते हैं, ठीक है जी। दूसरा है वो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जो सेकेंड टाइप है वो क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। थर्ड टाइप है आपका इंपरेटिव सेंटेंस। क्या है, इंपरेटिव सेंटेंस, ठीक है। और जो फोर्थ टाइप है उसको बोलते हैं हम ऑप्टेटिव सेंटेंस, ठीक है जी। और जो आपका लास्ट टाइप है उसको हम लोग बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। क्या बोलते हैं सर, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ठीक है जी। तो आपके 5 टाइप हो गए। अब हम लोग एक एक करके प्रत्येक टाइप पर चर्चा करते हैं, ठीक है। चलिए पहला जो आपका टाइप है वो है असर्टिव सेंटेंस। क्या है सर, पहला टाइप का नाम है असर्टिव सेंटेंस, जिसे हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं, ठीक है। अब असर्टिव सेंटेंस क्या होता है इस बात को समझिए, ठीक है। असर्टिव सेंटेंस क्या होता है इस बात को आप समझ लीजिए। देखिए असर्टिव सेंटेंस क्या होता है, व्हाट इज असर्टिव सेंटेंस, ठीक है। देखिए जो भी बात हम लोग डेली यूज करते हैं, जैसे वो जा रही है, वो खा रही है, मैं टीचर हूँ, मैं बीमार हूँ, मैं बैठा हूँ, मैं नहीं खाता हूँ, ये सब क्या है, एक कथन है, और इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं स्टेटमेंट, ठीक है। और स्टेटमेंट को ही हम लोग बोलते हैं असर्टिव सेंटेंस, ठीक है। एक स्टेटमेंट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, असर्टिव सेंटेंस। कहने का मतलब क्या है कि द सेंटेंस विच इज यूज्ड लाइक अ स्टेटमेंट इज कॉल्ड असर्टिव सेंटेंस, यानी वो ऐसा सेंटेंस जिसका प्रयोग किया जाता है एक स्टेटमेंट, एक कथन की तरह, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, असर्टिव सेंटेंस, ठीक है। जैसे यहाँ देखिए राम गोज टू पटना, राम पटना रहता है, ये क्या है, एक कथन है, ठीक है। आई एम अ टीचर, मैं एक शिक्षक हूँ, ये क्या है, एक कथन है। यू आर नॉट अ गुड स्टूडेंट, ये क्या है, एक कथन है। ही इज नॉट रॉन्ग, ये क्या है, एक कथन है। तो जितने भी कथन है वे सब के सब क्या होते हैं, असर्टिव, ठीक है। अगर अभी आपको असर्टिव समझ में नहीं आ रहा है तो जब आप 5 टाइप पढ़ लीजिएगा तो आपको अच्छे तरीके से सेंटेंस समझ में आ जाएंगे कि कौन से सेंटेंस कौन है, ठीक है। तो अभी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्लियर है। तो देखिए सीधा समझिए, स्टेटमेंट जो है वही क्या है, असर्टिव सेंटेंस, ठीक है। जो असर्टिव सेंटेंस होता है उसको पहचाने कैसे, देख कर पहचाने कैसे। मान लीजिए हिंदी अर्थ नहीं निकालने आ रहा है तो उसको देख कर कैसे पहचाने, ठीक है। देखिए असर्टिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनाया जाता है, वो कैसे बनता है, तो देखिए किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है, कॉम्प्लीमेंट होता है, और लास्ट में लगाते हैं हम लोग सिंबल। क्या लगाते हैं, सिंबल यानी चिन्ह, ठीक है। देखिए असर्टिव सेंटेंस में भी ऐसा ही होता है, पहले क्या लगाते हैं, सब्जेक्ट लगाते हैं। क्या लगाते हैं, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद क्या लगाते हैं, वर्ब, ठीक है। वर्ब के बाद क्या लगाते हैं, ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट के बाद क्या लगाते हैं, कॉम्प्लीमेंट, जो आपका सेंटेंस फॉर्मेशन था वही है, और लास्ट में क्या लगाते हैं, फुल स्टॉप, ठीक है। अगर असर्टिव सेंटेंस है तो लास्ट में क्या होगा, फुल स्टॉप, शुरू में क्या हो गया, सब्जेक्ट। तो आप ऐसे ही पहचान सकते हैं, अगर शुरू में सब्जेक्ट है और लास्ट में क्या है, फुल स्टॉप, तो वह कौन सा सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस है। क्या है, असर्टिव सेंटेंस है, ठीक है। याद रखिएगा ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट सेंटेंस में आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, लेकिन सब्जेक्ट और वर्ब लगभग हमेशा आएगा, ठीक है। तो असर्टिव सेंटेंस अगर कोई आपसे बोले कि स्ट्रक्चर बोलिए तो आप क्या बोलेंगे, सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर कॉम्प्लीमेंट और लास्ट में फुल स्टॉप, ठीक है। तो यही आपका क्या है, स्ट्रक्चर है असर्टिव सेंटेंस का, ठीक है।
चलिए अब हम लोग जो असर्टिव सेंटेंस है इसके टाइप पर देखते हैं, ठीक है। देखिए जो आपका असर्टिव सेंटेंस है इसके टोटल 2 टाइप्स है। कितने टाइप्स है? 2 टाइप्स है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस के 2 टाइप्स है। एक है आपका अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या है सर? अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस को हम लोग पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं, ठीक है। जो दूसरा टाइप है वो है आपका निगेटिव सेंटेंस। क्या है? आपका निगेटिव सेंटेंस, ठीक है। असर्टिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस क्या होता है इस बात को समझिए, ठीक है। असर्टिव सेंटेंस में क्या होता है कि उसको असर्टिव सेंटेंस उस सेंटेंस को बोलते हैं जिसमें किसी कथन को, जिसमें किसी बात को स्वीकार किया जाता है यानी माना जाता है, ठीक है। यानी जिसमें नकारात्मक का कोई बोध नहीं हो, उसको हम बोलेंगे अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं कहूँ कि मैं एक टीचर हूँ, तो मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि मैं टीचर हूँ, स्वीकार कर रहा हूँ, तो ये क्या हो गया? असर्टिव, ठीक है। लेकिन निगेटिव में क्या होता है, इसमें किसी बात को स्वीकार नहीं किया जाता है यानी माना किया जाता है। जैसे मैं एक टीचर नहीं हूँ, तो इसमें माना किया जा रहा है कि मैं टीचर नहीं हूँ, तो इसमें क्या हो गया? निगेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो देखिए यहाँ हम जो समझाए थे आपको अफर्मेटिव और निगेटिव, वहीं लिखा हुआ है कि द सेंटेंस इन विच एनी स्टेटमेंट इज अफर्म्ड, यानी स्वीकार किया जाता है, उसे अफर्मेटिव सेंटेंस बोलते हैं, ठीक है। देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस में नो और नॉट कभी नहीं दिखाई देगा। नो और नॉट कभी नहीं दिखाई देगा, यह हमेशा निगेटिव सेंटेंस में आता है, ठीक है। यानी नो और नॉट जिसमें दिखाई दे वो निगेटिव, और जिसमें नहीं दिखाई दे वो क्या होता है? पॉजिटिव, ठीक है। लेकिन शुरुआत किससे होना चाहिए? सब्जेक्ट से, और लास्ट में क्या होना चाहिए? फुल स्टॉप, ठीक है। तो यही होता है अफर्मेटिव सेंटेंस। देखिए ही इज़ अ टीचर, अफर्मेटिव। आई डू दिस वर्क, इसमें नॉट नहीं है, अफर्मेटिव। शी टीचर्स मी, इसमें नॉट नहीं है, अफर्मेटिव। दे आर कमिंग हियर, इसमें नॉट नहीं है तो अफर्मेटिव। आई हैव मनी, इसमें नॉट नहीं है या नो नहीं है तो क्या हो गया? अफर्मेटिव, ठीक है। अगर इसी में लगा दे ही इज़ नॉट अ टीचर, तो नॉट आ गया तो क्या हो जाएगा? आपका निगेटिव। आई डू नॉट दिस वर्क, क्या हो जाएगा? आई डोंट डू दिस वर्क, तो ये क्या हो जाएगा? आपका निगेटिव हो जाएगा। जैसे ही नॉट लगेगा वो निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? तो जो स्ट्रक्चर आपका असर्टिव सेंटेंस का होता है वही होता है, ठीक है। क्या होता है? सब्जेक्ट होता है, ठीक है। उसके बाद क्या आता है? वर्ब आता है। वर्ब के रूप में हेल्पिंग वर्ब भी आ सकता है या हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब भी आ सकता है, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट आ सकता है, फिर कम्प्लीमेंट आएगा, फिर लास्ट में क्या आएगा? फुल स्टॉप। लास्ट में क्या आएगा? फुल स्टॉप, ठीक है। तो ये आपका क्या है? अफर्मेटिव सेंटेंस है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं निगेटिव, ठीक है। तो निगेटिव में क्या है? किसी कथन को स्वीकार नहीं किया जाता है, यानी इसमें हमेशा नॉट या नो आएगा, ठीक है। जैसे देखिए ही इज़ नॉट अ टीचर, तो यहाँ नॉट आया तो ये क्या हो गया? निगेटिव, ठीक है। आई डू नॉट डू दिस वर्क, तो ये क्या हो गया? देखिए यहाँ नॉट आ गया तो क्या हो गया? निगेटिव, ठीक है। शी डज नॉट टीच मी, तो यहाँ डज के बाद क्या आ गया? नॉट, तो ये क्या हो गया? निगेटिव। यहाँ देखिए यहाँ क्या लगा है? नो, तो क्या हो गया? निगेटिव। तो यानी नो या नॉट दिखाई दे तो क्या हो जाएगा? निगेटिव, ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर क्या है? तो फिर वही स्ट्रक्चर है, ठीक है। क्या है? यहाँ आपको दिखाई देगा सब्जेक्ट, ठीक है। और सब्जेक्ट के तुरंत बाद आपको दिखाई देगा हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। जब भी निगेटिव बनेगा, ठीक है, यानी नो या नॉट आएगा, क्या आएगा? नो या नॉट आएगा तो 100% सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब आएगा ही आएगा, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के साथ ही नॉट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो जब निगेटिव होगा तो सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, फिर नॉट लगाएंगे, फिर इस हेल्पिंग वर्ब का जो मेन वर्ब होगा उसको हम लगाएंगे, फिर मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे, फिर कम्प्लीमेंट, फिर फुल स्टॉप, ठीक है। फिर से देखिए पहले सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब निगेटिव सेंटेंस में कंपलसरी है, क्योंकि जो नॉट होता है नॉट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद उसके साथ ही लगता है, ठीक है। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, कम्प्लीमेंट और फुल स्टॉप, ठीक है। इसमें भी ऑब्जेक्ट और कम्प्लीमेंट आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, तो इस स्ट्रक्चर को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला जो टाइप है वो है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। वो है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इस सेंटेंस को हम लोग अगले क्लास में करेंगे, आज के क्लास में इतना ही, ठीक है।